सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक नया प्रकरण लेके आया हूँ हिंदी साहित्य का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हर परीक्षा के अंतर्गत साहित्यिक ज्ञान का एक प्रश्न आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रश्न। सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो, दिल्ली बोर्ड की परीक्षा हो, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूजीसी नेट, आरएस आईएएस के अंतर्गत हिंदी साहित्य के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न बहुत सरल टॉपिक है, परंतु जब हम इसका अभ्यास करेंगे, अनवरत रूप से कड़ी मिलाकर हम अपने मस्तिष्क में सेट करेंगे तो ये बहुत ही सरल है, बस अभ्यास की जरूरत है। तो पढ़ते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। मित्रों याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल और केवल साहित्यिक क्षेत्र में दिया जा रहा है, ओनली फॉर लिटरेचर। अब मैं बात करता हूं लिटरेचर की, तो हिंदी साहित्य के अलावा और भी तो विषय हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली गई है। उन 22 भाषाओं में जो भी लेखक, कवि, कवयित्रियां, लेखिकाएं अपने साहित्य रचना करती हैं और उस समिति के अकॉर्डिंग जो उन्हें अच्छा लगता है उसे हर वर्ष 22 भाषाओं में अलग अलग प्रकार से जो अच्छा लगेगा उसमें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मित्रों याद रखना, इस पुरस्कार में वर्तमान समय में 11 लाख की राशि, प्रस्तुति पत्र और वाग्देवी यानी मां सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, 11 लाख, प्रस्तुति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। अब हम इस कांस्य प्रतिमा के बारे में बात करते हैं कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ये ली कहां से गई है, इसकी अनुकृति कहां की है। तो बता दूं मैं, मध्य प्रदेश जो राजस्थान के आसपास का भाग है, उज्जैन, धार, रतलाम, ये मालवा क्षेत्र कहलाता है। तो धार जिले के मालवा में सरस्वती का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण राजा भोज, एक प्रतापी शासक हुए हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। उनके बारे में कहावत भी चलती है, आप सभी जानते हैं, कहाँ राजा भोज का गंगू तेली। महान प्रतापी शासक और साहित्यकार राजा हुए, विद्या वैशनी से तात्पर्य विद्या के बारे में बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, साहित्य की रचना करते, हिंदी साहित्य और इतिहास के अंदर उनका नाम चलता है। और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया 1035 ईस्वी के अंतर्गत। और उसी सरस्वती मंदिर में जो एक सरस्वती की प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा की अनुकृति ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की वाग्देवी की कांस्य मूर्ति है। उसी की अनुकृति को पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। उसके आगे मैं बता दूं कि ये जो सरस्वती मंदिर बना हुआ धार जिले के अंतर्गत राजा भोज द्वारा निर्मित, इस मंदिर की जो वास्तविक मूर्ति, वास्तविक यानी मूल जो प्रतिमा है, वो आज हिंदुस्तान में नहीं है। अंग्रेजों के शासन काल के अंतर्गत अंग्रेज लोग उन्हें यहां से अपने लंदन ले गए और वो ब्रिटिश के संग्रहालय लंदन में स्थित है। याद रखना मित्रों, जो मूल प्रतिमा है सरस्वती मां, धार जिले में बने सरस्वती के मंदिर में स्थित सरस्वती की मूर्ति आज भारत के अंदर न होकर ब्रिटिश संग्रहालय म्यूजियम लंदन के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। कई बार रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आ गया, डी ग्रुप की बात हो, चाहे टिकट कलेक्टर की बात हो, और भी अनेक ऐसे एग्जाम हैं, उसमें यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सेंट्रल लेवल की भर्तियों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कौन थे, क्या था। तो शुरुआत मित्रों बता दूं कि 1962 के अंतर्गत श्री साहू शांति प्रसाद जैन, जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के संस्थापक माने जाते हैं, उनके परिवार में 1962 ईस्वी में बैठे बैठे उन सारे परिवार के सदस्यों में उनके मस्तिष्क में विचार आया कि हम ऐसा कार्य करें जो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे, और वह कार्य हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा। बात बढ़ती गई 1962 से लगाकर अगले महीनों में, मार्च का महीना था, 1962 के दिन की शुरुआत थी, और आगे जाते जाते कई गोष्ठियां हुई, कई सभाएं हुई, कई समीक्षक, कविवर, साहित्यकार उपस्थित हुए। और सितंबर 1962 के अंतर्गत शांति प्रसाद साहू जी की पत्नी, जो इनके साथ में संस्थापक थी, अब संस्थापक एक से अधिक भी हो सकते हैं किसी संस्था के,
तो रमाजी जैन ने अनेक गोष्ठियां करवाई और उसमें जो समय के उपरांत जो नतीजा निकला, जो निष्कर्ष निकला, वह निकला ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा। और पहला पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में देना शुरू कर दिया गया। मित्रों मैं आपको बता दूं, सन 1965 ईस्वी में पहला पुरस्कार मलयालम भाषा के साहित्यकार को दिया गया। मलयालम भाषा के प्रमुख कवि जी शंकर क्रूप, जी से तात्पर्य है गोविंद शंकर क्रूप, कोटुसुलम नामक रचना पर दिया गया और मलयालम भाषा में के ऊपर दिया गया। पहला याद रखना, पहला जो पुरस्कार था वह था मलयालम भाषा यानी कोटुसुलम रचना के ऊपर गोविंद शंकर क्रूप को दिया गया। अब 1965 की बात करते हैं। वर्तमान समय में इसकी कुल जो राशि है, पुरस्कार राशि, वह है 11 लाख, परंतु उस समय 11 लाख नहीं थी। उस समय केवल और केवल 1 लाख, कितनी थी? 1 लाख रुपए। और साथ में क्या दिया जाता था? प्रशस्ति पत्र, समझ गए होंगे, एक सर्टिफिकेट के तौर पर दिया जाता है जिसमें नाम, रचना का नाम, कवि का नाम, लेखक का नाम, जो भी। तीसरी कांस्य प्रतिमा, सरस्वती मां की कांस्य प्रतिमा, सोने चांदी के नहीं, सिर्फ कांस्य प्रतिमा। तो 3 चीजें दी गई शुरुआत में, 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और तीसरी सरस्वती मां यानी वाग देवी, विद्या की देवी की कांस्य प्रतिमा। और वही कांस्य प्रतिमा उसी की अनुकृति जो धार जिले के अंतर्गत राजा भोज द्वारा सरस्वती मंदिर में स्थित की अनुकृति है। अब हम बात करते हैं 1965 की बात कर रहे हैं, उनमें 1 लाख था। अब बात करते हैं कि इसकी पुरस्कार राशि 7 लाख भी हुई थी। कब हुई थी मित्रों? 2005 ईस्वी में पुरस्कार राशि में वृद्धि हुई और 1 लाख से लगाकर 7 लाख कर दी गई। तो ये कब से हुई? 2005 से। 1965 से लगाकर 2005-4 तक तो था 1 लाख, 1965 तक 1 लाख, और 2005 से जो राशि हुई वह हुई 7 लाख रुपए। 2012 में इसकी राशि में वृद्धि हुई और ये राशि हो गई 7 लाख से बढ़कर 11 लाख। और वर्तमान समय में इस पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख। अब बात करते हैं 1965 में 1 लाख, 2005 में 7 लाख और 2012 से लगाकर अभी तक जो चल रहा है 2020 अभी मिलना बाकी है, उसमें 11 लाख रुपए। तो बात करते हैं हम आगे। अब याद रखना मित्रों, हमारे भारत के अंतर्गत महिलाओं को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आएगा, ये सवाल मैंने भी फेस किया रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जब दिया था, और ये प्रश्न मैंने गलत किया क्योंकि ये मुझे आता नहीं था। आता नहीं का कारण था मैंने कभी इनको पढ़ा नहीं था। और आज ये चीज जब मैंने फेस की है तो मैं आपको कभी भी ये गलत करने के लिए नहीं सिखाऊंगा। इसलिए ये प्रश्न याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंतर्गत प्रथम महिला कौन सी थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? वह थी आशापूर्णा देवी, जिसे प्रथम प्रतिश्रुति रचना पर जो बांग्ला भाषा की थी उसे दिया गया। देख लीजिए आप, भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला विजेता आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा की रचनाकार, जिनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। अब हम बात करते हैं कि कुल 22 भाषाओं के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषा क्यों? भाषाएं तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं हैं। इसका कारण है कि पूरे हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मित्रों याद रखना, अब हम संविधान के साथ साथ में 8वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं। अब परीक्षा में सवाल आ जाएगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आपको राइट क्या करना है? 8वीं अनुसूची। याद हो गया? अब 22 भाषा कौन कौन सी है? यह है 22 भाषा का पूरा सारांश। अब मैं बता दूं नोट, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत यानी मूल संविधान के अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं थी? 15 भाषाएं थी। याद रखना, भाषाओं की बात कर रहे हैं, ऐसे भाषा का टॉपिक बिल्कुल अलग चलेगा। क्षेत्रीय भाषाएं, बोली, ढूंढाड़ी, मेवाती, शोर सैनी, अपभ्रंश, वो उसका विषय अलग है। देवनागरी लिपि, उनकी विशेषता, कहां से कहां तक किस अनुच्छेद में किसका वर्णन है, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी हम इसे 22 भाषाओं को इसमें खींच लेते हैं। तो अनुच्छेद 344 344 धारा के तहत मूल संविधान
में कुल 15 भाषाएं शामिल थी। याद रखना, परीक्षा में एक प्रश्न कई बार आ जाता है कि मूल संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाएं शामिल थी, तो 15। बाद में अपने अपने संविधान का संशोधन होता गया और ये भाषाएं नई नई जोड़ी गई। अब देख ले कौन कौन सी है। 22 भाषाएं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। ये संस्कृत नहीं है, संस्कृत है, क्योंकि नीचे क्या छुपा हुआ है, री। सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। मित्रों याद रखना, ये जो 4 भाषा है इसका सूत्र है बोर्ड मास। जो रीजनिंग प्रश्न करते हैं हम, उसका एक सूत्र बनता है, बोर्ड मास का नियम होता है, भाग जोड़ भागी गुणा भाग में। तो इसमें हमें याद करना बोर्ड मास के अनुसार, या बोडो मास कर दीजिए या बोर्ड मास। बोडो ड से डोगरी, मास से मास और स से संताली। आप लोग काफी लोग जानकार भी हैं और एक बार याद कर लीजिए। जैसे कोई ट्रिक बने इसकी, आपको रट्टा मारना हो, कैसे भी करो, इन भाषाओं को दिमाग में सेट करके 22 भाषाओं को याद कर लीजिए। उर्दू भी मान्यता प्राप्त भाषा है। अब देखिए आप, इसमें अंग्रेजी भाषा का कहीं नाम नहीं आया। देख लीजिए आप, कहीं भी अंग्रेजी भाषा का नाम नहीं आया है, परंतु भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जहां की प्रमुख राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। नाम बता दूं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। वहां की प्रमुख राजभाषा क्या है, राज्य की भाषा अंग्रेजी है, परंतु 22 भाषाओं में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया। आज भी हमारे देश के अंतर्गत अधिकतर जो कार्यालयों में, न्यायालयों के अंदर, न्यायपालिका के अंदर, बड़े बड़े कार्यालय ऑफिसों में आज भी अंग्रेजी बड़ा दबदबा रखती है, अंग्रेजी। फिर भी अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं। आज बात करता हूं मैं राजस्थानी भाषा की और मारवाड़ी। मारवाड़ी ऐसे पूरे राजस्थान की भाषा नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की है, और राजस्थानी भाषा अभी भी जोरों शोरों पे चल रही है और उसको मान्यता प्राप्त देने के लिए उनके कई संगठन बने हुए हैं। राणा के मीडिया प्रभारी जो इसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस भाषा को मान्यता मिल जाए, राजस्थानी भाषा। ऐसे हमारे राजस्थानी भाषा कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान करती है, पीएचडी हो गई, एमफिल हो गई, और राजस्थानी भाषा के अंदर नेट जेआरएफ, एमए भी होती है और अलग से विषय भी निकलता है, उसकी भर्ती भी आती है, परंतु उस भाषा को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं हिंदी भाषा के साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक 10 बार दे चुके हैं। इनको कैसे याद करेंगे, तो मित्रों याद करना कि एक तरफ सन लिख दिए गए हैं, एक तरफ रचनाकार लिखेंगे, एक तरफ रचना लिखेंगे। अब 1968 ये जोड़ा बन गया और फिर ये जोड़ा बन गया। अब आप इसको जोड़ा बनाओगे 1968 से, तो ये चला जाएगा 10 साल के बीच में, और इसको जोड़ा बनाओगे तो ये 10 साल। अब ये सन तो हमें याद करना है कि 1968, 72, 78, 82, 92, 99 और 2005, 2009, 2013, 2017। अब मैं इसके ट्रिक के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि पहले रचना लिख देते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। 4 प्रमुख अनुमत रूप से चलने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिऊकिया, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। इस ट्रिक को लिखने का तरीका है चिऊकिया। ये बस एक, ये हंसी मजाक भी चलेगी और याद भी हो जाएगा। चिऊकिया, 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 ऐसे याद करेंगे। चिऊकिया, ची से चिदम्बरा, ऊ से उर्वशी, की से कितनी नावों में कितनी बार, और या से यामा। याद हो गई। जो भी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो भी साहित्य के बंधु मित्र हैं, उन सबको पता है ये बेसिक एक तरह का कि चिदम्बरा है क्या, कितनी नाव में कितनी बार क्या है, उर्वशी क्या है, यामा क्या है, वो अपना पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग याद करेंगे चिऊकिया। अब मैं इधर लिख रहा हूं रचना का नाम चिदम्बरा। ये रचना किसकी है? अब हमें पता करना होगा कि सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत की, याद रखना होगा पंत। अब सुमित्रा नंदन छायावादी विष्णु माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ माने जाते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, उसमें इनका नाम आता है। ये छायावाद के विष्णु माने जाते हैं। छायावाद के ब्रह्मा कौन माना जाता है? जयशंकर प्रसाद। विष्णु सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के महेश कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और छायावाद की शक्ति कौन मानी जाती है? वह है महादेवी वर्मा। शक्ति का मतलब औरत, देवी, और देवी कौन है? जेंट्स नहीं होगी, लेडीज होगी, महिला होगी, वो है महादेवी वर्मा। अब 1972 की बात करें तो ची ऊ से बन गया उर्वशी।
इधर देखते जाइए, च्यू क्या, ची से चिदम्बरा, ऊ से उर्वशी, और ये किसका है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी उनकी रचना है। एक परित्यक्ता अप्सरा की पूरी कहानी इसमें लिखी। परित्यक्ता से तात्पर्य होता है छोड़ी हुई। रामधारी सिंह दिनकर। अब तीसरी रचना जो मैं लिख रहा हूं, मैं यह लिख देता हूं कि कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, की से मतलब क्या हुआ, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी बार बैठे पता ही नहीं चला। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब जिसका कोई ज्ञान नहीं हो, जिसका कोई पता ही नहीं हो, जानकारी नहीं हो, तो ये रचना किसकी होगी, अज्ञेय, यानी तार सप्तक के प्रवर्तक, प्रयोगवादी विचारधारा के जनक, उनकी रचना कितनी नाव में कितनी बार। अब चौथी जो रचना है वो है ची ऊ किया, पढ़ लिया, या लिखना, या से तात्पर्य होगा यामा, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, चिदम्बरा हो गई, उर्वशी हो गई, कितनी नाव में कितनी बार, यामा हो गया। अब यामा का संबंध किससे करेंगे हम, महादेवी वर्मा। अब याद हो जाएगा, वर्मा और यामा। अब वर्मा तो एक और भी वर्मा, एक दो और है, राम कुमार वर्मा। तो हमें याद क्या करना, शक्ति याद करना। इसमें यामा से तात्पर्य होता है वर्मा, और वर्मा यानी महादेवी वर्मा। याद होगी, चार, ची ऊ की या, ये ट्रिक आपको याद करनी है। च्यू किया ट्रिक में मजाक मजाक में दोस्तों के साथ बैठे बैठे गप्पे मारते मारते, खाना खाते समय, कई बार घंटे भर टहलने गए, तो ये च्यू क्या वाली ट्रिक याद कर लीजिए। ची ऊ किया, ची से तात्पर्य चिदम्बरा, ऊ से उर्वशी, कितनी नाव में कितनी बार, यामा। और उनका कर्म 1968, 72, 78 और 82। तीसरे में 10 साल का गैप दे दो, वापिस दूसरे से चौथे में 10 साल का गैप दे दो, ये सन भी याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम 1992 ईस्वी की। अब मित्रों, हमें अब रचना को याद करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि सन 1982 ईस्वी के अंतर्गत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार न्यास ने यह सोचा कि अब एक रचना पर पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, वह संपूर्ण साहित्य पर दिया जाएगा। तो मित्रों याद रखना, 1982 के बाद में संपूर्ण साहित्य पर पुरस्कार दिया जाता है। मित्रों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि परीक्षा में आजकल सवाल, एक प्रश्न के अंदर 4 सवाल आते हैं ऑप्शन के अंदर। जैसे छायावाद दे दिया, तो छायावाद की विशेषता दे दी 4, छायावाद के 4 स्तंभ ये है, बिल्कुल सही हो गया। छायावाद की विशेषता है आत्मा की छाया परमात्मा में मिलती, ये भी सही हो गया। और तीसरा दे दिया, इसमें शैव दर्शन चलता है नहीं चलता है, चलता है। तीसरा ऑप्शन दे दिया कि छायावाद की परिभाषा है सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह। हमें यह पढ़ना है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, या सूक्ष्म के प्रति स्थूल, या स्थूल के प्रति सूक्ष्म। वहां हम गलत या मात खा जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए कि निम्न में से गलत कौन सा है या बिन कौन सा है। 4 अलंकारों की परिभाषा दे दी और एक ऐसा अलंकार जिसकी परिभाषा उल्टी दे दी। तो एक प्रश्न के अंदर सीधे सीधे 4 सवाल क्लियर हो जाते हैं। तो आजकल प्रश्न ऐसे आते हैं, एक सवाल के अंतर्गत 4 प्रश्न डाल दिए जाते हैं, तो हमें गहराई से पढ़ना पड़ेगा, उनकी पूरी विशेषता प्रवृत्तियां पूरी पढ़नी पड़ेगी। अब देख लीजिए इधर माधवी वर्मा, अब संपूर्ण साहित्य पर दिया जाता है, याद रखना। ये जो पुरस्कार है वो संपूर्ण साहित्य पर मिलता है। यहां से जो शुरुआत हुई वो संपूर्ण साहित्य। अब आपको रचना याद करने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण साहित्य टिक कर देता हूं मैं, टिक कर देता हूं, टिक कर देता हूं। यानी संपूर्ण, इन चेनों से मतलब हो गया कि आगे ये यही चलेगा, किसी रचना को याद करने की जरूरत नहीं। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं कि हमें याद कैसे करना है। मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। हमें याद रखना है इसमें नर, निर, वर, श्री अमर, श्री अमर, श्री यहां लगा देते हैं। ये ट्रिक हो गई मित्रों। अब 4 हमने पढ़ ली और 4 की ट्रिक बना ली हमने। अभी कैसे याद करेंगे इनके, रचना करो, रचना याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लीजिए संपूर्ण साहित्य। इनकी ट्रिक हो गई, नर से बढ़ गया नरेश मेहता, नीर से बढ़ गया निर्मल वर्मा, और वर से बढ़ गया कुंवर नायर, और श्री से बढ़ गया श्री अमर। किसी के नाम के पहले हम श्री लगाते हैं, श्री अमर।
तो श्री से बन गया श्री लाल शुक्ल और अमर से बन गया अमरकांत। अब मित्रों आपको यह याद रखना है कि 2009 के अंदर हिंदी साहित्य में दो व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब याद रखना 5वें नंबर से निर्वर श्री अमर, नर से नरेश मेहता, निर से निर्मल वर्मा, वर से कुंवर नारायण और श्री अमर, श्री से तात्पर्य श्रीलाल शुक्ल और अमर से तात्पर्य अमरकांत। अब याद रखना अमरकांत जो है और श्रीलाल जी हैं, इनको दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला 2009 के अंदर। याद रख लेना 2009 के अंतर्गत। अब नर से बन गया नरेश मेहता और निर से बन गया निर्मल वर्मा और वर से बन गया कुंवर नारायण और श्री अमर, श्री व्यक्ति के नाम का लगा था, श्री यानी श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत, ये 2 पुरस्कार दिए। अब 2013 के अंदर जो पुरस्कार दिया गया है वह है केदारनाथ सिंह। याद रखना मित्रों, क्या नाम है? केदारनाथ सिंह। और अब अंतिम जो दोनों है 2013 और 2017 के, वह है के नाम से याद कर लो। के से केदारनाथ सिंह और के से कृष्णा, ये हो गया कृष्णा सोबती। अब कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य में मिला, परंतु 2018 की सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर ये प्रश्न आया कि जिंदगी नामा पर ज्ञानपीठ किसे मिला या कृष्णा सोबती को किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला। वो प्रश्न भी गलत था, फिर भी आरपीसी ने उसे इसका उत्तर ये माना जिंदगी नामा पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऐसा प्रश्न था क्योंकि संपूर्ण साहित्य में दिया जा रहा है, तो सीधा सवाल है 1982 के बाद में ये किसी रचना पर नहीं देकर कृतिकार रचनाकार के संपूर्ण साहित्य पर दिया जाता है। तो अब याद हो गया कि नर निर वर श्री अमर, नर से नरेश मेहता, निर से निर्मल वर्मा, वर से कुंवर नारायण और श्री अमर से श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत वर्मा। अब नाम याद कर ले 2013 में केदारनाथ सिंह। मित्रों केदारनाथ सिंह के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 ईस्वी में हुआ। दूसरी बात, एक है केदारनाथ अग्रवाल। कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं परीक्षा में, जो प्रश्न बनाता है वो ऐसा ही ऑप्शन देता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1911 ईस्वी के अंतर्गत केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ। केदारनाथ अग्रवाल पहले आ रहा, तो पहले इनका जन्म हुआ 1911 में। उनकी रचना का नाम है अपूर्वा, जिसे साहित्य अकादमी मिला। केदारनाथ अग्रवाल की बात कर रहा हूं। और केदारनाथ सिंह जिसकी रचना है अकाल में सारस, स फॉर सिंह, स फॉर सारस। केदारनाथ अग्रवाल जुड़ते ही बन गया अपूर्वा। और केदारनाथ सिंह पीछे सिंह लगा और पीछे वाला टाइटल से बना दो अकाल में सारस, सारस से और सारस, याद हो गया। अब केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। दोनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और केदारनाथ सिंह ऐसे हैं जिन्हें ज्ञानपीठ भी मिला है। सिंह थे, शेर की तरह थे, तो अपना रुतबा साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ दोनों में रखते थे। ये एक याद करने का तरीका बता रहा हूं। दूसरी बात, मैंने एक आपको तार सप्तक के अंदर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको विजय देवनारायण साई, उसके बारे में विशेषता बता दूं। विजय देवनारायण साई ने अपने इस रचना काल के अंतर्गत लघु मानव की कविताओं पर बहुत सारा लिखा, लघु मानव पर बहुत सारी कविताएं लिखी। अब देखिए, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, केवल और केवल उसे संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। जिंदगी नामा पर केवल उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अभी तक लगभग 70 लोगों से भी ज्यादा साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया है। हम एक वीडियो साहित्य अकादमी का बनाएंगे। तो मित्रों, ये पूरा टॉपिक था, आप देख सकते हैं इसको और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 10 नाम है चिवकिया, नर निर्वर, श्री अमर, केदारनाथ सिंह और लास्ट वाला पुरस्कार है कृष्णा सोबती का। इसमें से एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत सारे के सवाल जो बनेंगे, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, यूजीसी, केंद्रीय विद्यालय, इसमें से आएंगे।